नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट डिबेट शो हम तो पूछेंगे। और इस वक्त आप न्यूज 18 इंडिया पर हैं। आज बात एक बार फिर पाकिस्तान की, क्योंकि वो पाकिस्तान जो सिर्फ नागरोटा या सांबा या उरी और पठानकोट में हमले नहीं कर रहा है, वो पाकिस्तान जो हाफिज सईद जैसों को पनाह दे रहा है। दुनिया का सबसे खतरनाक आतंकी हाफिज सईद, उसका एक ताजा वीडियो अब सामने आया है इन हमलों के तुरंत बाद, जहां पर वो अपनी और अपने लोगों की पीठ थपथपाता हुआ दिखाई देता है। हम इस पर आए, इस पर चर्चा शुरू करें, उसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि इन तमाम चीजों के बीच में ये सवाल बहुत बड़ा हो जाता है कि आखिरकार इस पाकिस्तान का इलाज क्या है, पाकिस्तान की बोलती कैसे बंद की जाएगी। ये जानना भी आपके लिए बहुत जरूरी है कि पाकिस्तान की आवाज को बंद करने के लिए हिंदुस्तान को या हिंदुस्तान के हुक्मरान को किस तरीके की स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए। तो इस वक्त देश में एक वो धड़ा है जहां पर मातम का माहौल है। 7 जवान शहीद हुए हैं, 2 जिसमें मेजर हैं, 5 और अधिकारी हैं भारतीय सेना के। उनके घरों में आज दिन भर ये तस्वीरें सामने आती रहीं। वहां पर मातम छाया हुआ है, वहां पर अफसोस है, लेकिन किसी की जुबान से ये नहीं निकलता कि पाकिस्तान के साथ समझौता था। सब यही कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान जो आतंकवादियों को पनाह देता है, उसको सबक सिखाने का वक्त है। अंतिम संस्कार के वक्त भी 5 साल की बेटी हो या 70 साल का बुजुर्ग बाप, सब एक भाषा में कहते हैं कि अब पाकिस्तान को सबक सिखाने का वक्त है। 70 साल इंतजार हो गया, अब 70 मिनट भी नहीं करना चाहिए। बहुत सी तस्वीरें दिन भर तमाम स्क्रीन पर आपने देखी, हमारे चैनल पर भी दिन भर ये तस्वीरें चली, जिसको देखकर फक्र से, गर्व से सीना चौड़ा होता है। वहीं ये अफसोस भी होता है कि आखिरकार हम अपने सैनिकों को सुरक्षित क्यों नहीं कर पा रहे हैं। क्या हमको भी अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है। लेकिन आज हम अपनी नहीं, आज हम पाकिस्तान की बात करने वाले हैं। पाकिस्तान के खास मेहमान होंगे, उनको बताएंगे, उनको एहसास कराएंगे कि किस तरीके से उनकी इस दोहरी नीति की वजह से न सिर्फ हिंदुस्तान में प्रॉब्लम हो रही है, बल्कि पाकिस्तान के अंदर भी तमाम ऐसी बड़ी आतंकी वारदातें हो चुकी हैं, लेकिन पाकिस्तानियों के कानों पर जू नहीं रेंगती। इस पर एक दिन भर का घटनाक्रम देखिए और फिर उसके बाद तमाम मेहमानों के साथ एक खास बातचीत। हम तो पूछेंगे में अगले 1 घंटे बड़ी बहस, हाफिज अजहर पर करो सर्जिकल स्ट्राइक। इंशाल्लाह इन मार्कों में इधर इंडिया टूटेगा और इंशाल्लाह मशरक़े वुस्ता में सारा इलाका इस्लाम के रंग में रंगा जाएगा। जो शख्स आतंकियों की फहरिस्त में शामिल किया गया है, वो शख्स पाकिस्तान में जलसे करता है, सरेआम हजारों की भीड़ में नफरत की तकरीरें करता है, पड़ोसी मुल्क के खिलाफ जहर बोता है। मुजाहिदीन मैदानों के अंदर उनकी गन्ने छीन रहे हैं, अल्लाह के फजलो करम से उनके परक्षे उड़ा रहे हैं, फौजियों के उड़ा रहे हैं, लेकिन वो इतनी हिम्मत नहीं रखते कि मुजाहिदीन का मुकाबला कर सके। उसका दिन रात भारत के टुकड़े करने के ख्याली पुलाव के साथ बीतता है, अपने मुल्क के नौजवानों को भड़काने में बीतता है। और भाइयों, हमारा फर्ज है कश्मीर के जिहाद को नतीजा खेज करना, आजादी की मंजिल पे पहुंचना। इंशाअल्लाह जिस दिन कश्मीर आजाद होगा, उस दिन पाकिस्तान इस्लामी होगा और इंडिया टुकड़े होगा। दिन रात जुबा पर इंडिया इंडिया, एक हाफिज सईद और दूसरा मसूद अजहर। इन दोनों आतंकियों के बहकावे में आकर ही पाकिस्तान के 6 आतंकियों ने सरहद पार कर नगरोटा और सांबा में हमले करने का दुस्साहस किया। भारत के वीर सैनिकों ने अपनी शहादत से इनकी साजिशों को कुचल तो दिया, लेकिन इससे अमन पसंद देश का पड़ोसी मुल्क और दुश्मनों को लेकर धैर्य जवाब देने लगा है। शहीदों के घरों पर मेला लगा है, शहीदों के पोस्टर बैनर लग रहे हैं, उन्हें आखिरी सलामी दी जा रही है और गांव और परिवार वाले अमर बलिदान के जयकारे लगा रहे हैं। इन्हीं जयकारों में दुश्मनों के सिर कुचलने की मांग भी हो रही है। पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाना चाहिए जिन्हें उनकी आंखें निकाल के हमारे हाथ में देना चाहिए। दिवाली में जब आते थे तो सबको पटाखे वगैरह पूरा बांट के देते थे,
खुद कुछ नहीं उड़ाते थे, मगर कुणाल जी ये गम और गुस्सा किसी एक व्यक्ति, परिवार या समाज का नहीं, ये गम और गुस्सा देश का है। ये कुत्ते की पूंछ है, कभी सीधी नहीं होगी। पूरे पाकिस्तान को ध्वस्त करो और पुराना हमारा हिंदुस्तान बनाओ। India has suffered many heinous attacks which have been supported and sponsored by Pakistan. That the government takes this incident very seriously and will do what it feels is required for our national security. देश इसी गुस्से को दे रहा है आवाज, इसलिए हम तो पूछेंगे, क्या हाफिज अजहर का खात्मा ही पाक की बोलती बंद करेगा? तो एक बार फिर सुनिए हमारा आज का बड़ा सवाल। आपके एसएमएस के जवाबों का मुझे इंतजार रहता है कि क्या हाफिज सईद और अजहर मसूद का खात्मा ही पाकिस्तान की बोलती बंद करेगा? अगर आपको लगता है हाँ तो HTP स्पेस देकर वाई लिखिए, नहीं के लिए HTP स्पेस देकर N लिखिए और 51818 पर अपने जवाब हमको भेजें। HTP हैशटैग के साथ साथ हैशटैग देश मांगे बदला के जरिए भी आप अपनी राय हमको भेज सकते हैं हमारे फेसबुक पेज न्यूज 18 इंड पर और ट्विटर हैंडल न्यूज 18 इंडिया पर। आपके सुझावों का हमको इंतजार रहेगा। मेहमानों का परिचय इस बड़ी डिबेट में मैं आपसे करवाता हूं, जो खास लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले भारत की तरफ से भारत का पक्ष रखने के लिए मेजर जनरल GD बख्शी साहब है, जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट है, सिक्योरिटी एक्सपर्ट है, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एडिटर है इंडियन डिफेंस रिव्यू एंड सिक्योरिटी के अलर्ट के। स्वागत है बख्शी साहब आपका। मेरे साथ ग्रैंड मास्टर शिफूजी शौर्य भारद्वाज भी आज हैं, जो कमांडोज के मेंटर हैं। शौर्य साहब स्वागत है इस डिबेट शो में, पहली बार मेरे शो में आने के लिए आपका। मेरे साथ दो खास मेहमान यहाँ स्टूडियो में भी हैं, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन जफर इस्लाम साहब और जाने माने सिक्योरिटी एक्सपर्ट आलोक बंसल जी। पाकिस्तान से भी दो खास मेहमान इस डिबेट में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, तारिक पीरजादा और लेफ्टिनेंट कर्नल शफकत सईद। जैसे ही वो लिंक थ्रू होता है हम उनसे बातचीत शुरू करते हैं, लेकिन शुरुआत में सीधे तौर पर शौर्य आपसे करना चाहूंगा। शिवू जी, आप क्योंकि पहली बार आए इसलिए मैं ये पहला चांस आपसे सुनना चाहता हूं और जानना चाहता हूं, पिछले 24 घंटों से ये तस्वीरें जो नागरोटा में हुआ, उसके बाद जो तस्वीरें सामने आई, सेंटिमेंट्स दिखाई दे रहे हैं फैमिली के, मुल्क के, पूरा हिंदुस्तान बदले की आवाज में बात कर रहा है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि पाकिस्तान का इलाज क्या है? सिर्फ लड़ाई, सिर्फ युद्ध या सर्जिकल स्ट्राइक जैसी रिपीटेड चीजें? क्या करना चाहिए शिफू जी? सर जय हिंद। सबसे पहले तो सर एक बात बोलेंगे सर कि जिनकी शहादत हुई है सर उसको कोई पूरा नहीं कर सकता है। एंड एक बहुत बड़ी एक लाइन ऐसी सोच रहा था कि संभल नहीं रही है घास और मांग रहे हैं चमनप्राश। इन लोगों से खुद का बलूचिस्तान संभलता नहीं है, इन लोगों से खुद को ईस्ट पाकिस्तान, जो ईस्टर्न पाकिस्तान था इनका, जो बांग्लादेश बन गया, इनसे कुछ खुद का संभलता नहीं है। सर जंग की जो बात है सर, अब हमको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी हम बहुत बार प्रूव कर चुके हैं, बहुत बार मारा है। एंड व्हाट आर स्पेशल फोर्सेस डिड लास्ट टाइम, जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई है, वी आर वेल कैपेबल टू डू दैट अगेन एंड अगेन वेन एवर इट इज रिक्वायर्ड। विल पावर की जरूरत है। जो देश में सर गुस्सा बहुत है, मोरल डाउन हो रहा है राजनीति के कारण। वही है ना कि वतन वालों वतन ना बेच देना, ये धरती ये चमन ना बेच देना, शहीदों ने जान दी है वतन के वास्ते, शहीदों के कफन ना बेच देना। ये जो राजनीति है सर, इसको दूर करके अगर हम बात करेंगे, बहुत दिन से कुछ सोच रहा हूं कि हम चौथे नंबर की फोर्स हैं, थर्ड नंबर की आर्म्ड फोर्सेस में आते हैं सर, पूरी दुनिया में हम बेस्ट हैं। मैं इसलिए बोल रहा हूं सर, टेक्नोलॉजी बात अलग करें, जहां जज्बे की बात आती है सर, वो व्यक्ति अगर मेजर कुणाल चाहते तो वहां से निकल सकते थे, लेकिन ही टुक अ स्टैंड। उनने फैमिलीज के लिए अपनी जान वहां पर क्यूआरटी टीम में थे, वहां पर खड़े होकर लड़े हैं, और ऐसा टाइम एंड अगेन इंडियन आर्म्ड फोर्सेस हैव प्रूवन इट। तो हमें प्रूव करने की जरूरत नहीं। रही बात सर्जिकल स्ट्राइक की, सर जिस दिन सही वक्त मिलेगा, सही समय और सही परमिशंस होंगी, पहली बात तो वी डू नॉट रिक्वायर द परमिशंस इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की तरफ से। सर ऐसा है, कराची में भी तिरंगा हो सकता है, बट बात यह है कि वहां के पाकिस्तानियों की गलती नहीं है जो ये ISI करवा रहा है। मेरा सिंपल सा एक सवाल है सर, दुनिया का एक ऐसा आतंकवादी हमला आप बता दीजिए जिसमें इनका नाम नहीं आता है, उसके बाद भी पता नहीं, कागज के पहन कपड़े, खुद को क्या समझते हैं, खुद खुदा जाने यार ये लोग अपने आप को क्या समझते हैं। तो सर आवर आर्म्ड फोर्सेस आर ट्रेन्ड इनफ एंड इक्विप्ड इनफ टू डील विद दीस गाइस। मैं आता हूं, आई विल कम बैक टू यू।
पाकिस्तान के मेहमान तारिक पीरजादा और लेफ्टिनेंट कर्नल शफकत सईद हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त इस्लामाबाद से। तारिक पीरजादा साहब, बगैर किसी लाग लपेट किए, घुमा फिरा के, आप मुझे बताइए, आपके पाकिस्तान में बीते 2 साल के अंदर इतने ज्यादा टेररिस्ट अटैक हो चुके हैं, उसके बावजूद भी क्या मजबूरी है तारिक पीरजादा साहब आपकी कि आप हाफिज सईद को, आप मसूद अजहर को अपने साथ बैठा के रखते हैं? आपको पेशावर नहीं याद आता? पेशावर में तो कम से कम 5 अटैक हो चुके हैं बीते 2 साल के अंदर, जिसमें दर्जनों लोग मारे गए हैं। आप क्यों इन लोगों को ये जो अभी आपके साथी बात कर रहे थे ना, को पैनलिस्ट यहाँ पर जो आपके प्रोग्राम में थे, इनको शायद पता नहीं है, किसी कांगो के रहने वाले मालूम होते हैं। इनका ख्याल है ये पाकिस्तान पर हमला करेंगे अपनी मर्जी और अपने मर्जी के मकाम पर और अपने वक्त पर और कार्रवाई करेंगे और पाकिस्तान को सबक सिखा देंगे। बहुत अच्छे से पता है क्या बात कर रहा हूं। मैं ये बताना चाहता हूं, इनको मैं ये बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान को जरा दोबारा किसी और एनेक्स से देखने की जरूरत है। पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की तो जनरल राहील ने कहा था तारिक पीरजादा साहब, जनरल राहील स्ट्राइक का इतिहास है। एक बात मांझी है, मांझी, जरा बात मुकम्मल करने देना। तारिक पीरजादा, जनरल राहील शरीफ आपकी मांझी हो चुकी है, हिस्ट्री नाउ। जरा मेरी आप सुनिए ना, मेरी बात सुनिए। आपने कहा कि है और हमारी फौज मैं आपको अमल करेगी। आपको और मुझे तो लड़ाई करनी नहीं है हाफिज पीरजादा साहब, लेकिन आप इतिहास में अगर जाने का इतना ही शौक रखते हैं तो बीते 5 लड़ाइयों में क्या हुआ? पाकिस्तान ने जब अटैक किया तब तक मुंह दिखाई। हमने आपके 65 से लेकर आज तक क्या किया आपने? आपकी आज भी अगर आपके अंदर जज्बा है, हिम्मत है, हौसला है तो डायरेक्ट लड़ाई करके दिखा दीजिए। का मसला था, डायरेक्ट लड़ाई करके दिखाइए। हाफिज सईद और मसूद अजहर के कंधों पर रख के बंदूक में चलाइए। अब आ गई बात कश्मीर की आजादी की, तो मैं आपको बता दूं, हाफिज सईद हो, तारिक पीरजादा हो, कोई हो, 220 मिलियन पाकिस्तानी हो, कश्मीर के मसले पर सब एक हैं। आप ये बात अपने जहन से निकाल दें। अरे कश्मीर कहां से आया? क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पे बात करिए ना पहले। जनरल जीडी बख्शी नहीं, पहले शिमला एग्रीमेंट के तहत और जनरल जीडी बख्शी बिल्कुल, जहां तक कश्मीर का सवाल है वो हमारा है, आपको नहीं मिलेगा। आप जोर लगा लीजिए, कुछ कर लीजिए। कश्मीरियों के मुसलमान कश्मीरियों और आप 25,000 बलूचियों के खून की बात कब्जा है, उसके मुताबिक बात करें, 25,000 उसकी बलूचियों के खून की बात करें तारिक पीरजादा। तो ये जो समझौता एक्सप्रेस की बात करें, बाबरी मस्जिद की बात करें, गिलगित बाल्टिस्तान के लोगों के खून की बात करें, 2000 क्या बात कर रहे हैं के कातिल मोदी की बात करें। देखिए ना, दहशतगर्द तो आपका मुल्क है बुनियादी तौर पर। तारिक पीरजादा, आप यहाँ से आप ज्यादा ही बोल रहे हैं। जितने हमले हो रहे हैं ये आपका मुल्क करवा रहा है अफगानिस्तान के जरिए। तारिक पीरजादा रियासत थे, तारिक पीरजादा, क्योंकि पाकिस्तान ने अब आपको गले से तारिक पीरजादा का वॉल्यूम कुछ कम किया जाए, उनको सुनाने की जरूरत है, बहुत बोल लिए। तारिक पीरजादा, आपको ये सुनना पड़ेगा, जो आप बेतुकी बातें करते हैं आके, जिसका कोई सर है ना पैर है। प्राइम मिनिस्टर मोदी को इस देश की आवाम ने चुना है, आप इस देश की आवाम ने मैंडेट दिया है उनको, और लोकसभा में चुन के पहुंचे हैं मेजॉरिटी के साथ, किसी आर्मी कू के जरिए नहीं आए हैं। ये आपको समझना पड़ेगा इस बात को, और इस बात को आपको मानना पड़ेगा कि जब प्राइम मिनिस्टर मोदी की स्वेरिंग इन हो रही थी, आपके प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ दौड़े हुए आए थे यहाँ पे बुलाने पर। मानते हैं कि नहीं मानते हैं? आपके प्राइम मिनिस्टर ना नहीं कर पाए थे, आपके राहील शरीफ उस वक्त के मना नहीं कर पाए थे। तो ये पावर है इंडिया की। तारिक पीरजादा, सुनिए, मैं आप और मैं पूरा आधा घंटा निकाल सकते हैं, पर लेट्स कम टू द पॉइंट। सवाल करते हैं। मैं एक एक करके आता हूं। आलोक बंसल, पाकिस्तान का इलाज क्या है? हाफिज सईद फिर एक वीडियो भेजता है, मसूद अजहर को ये प्रोटेक्ट करते हैं, उसको आतंकवादी घोषित न होने देना, और इन सब के बिना पर सीधी लड़ाई करने की हिम्मत नहीं है। ये ऐसे प्रॉक्सी वॉर करना। देखिए, जब तक पाकिस्तान के अंदर फौज का वजूद चला रहेगा और जिस तरीके से तारिक पीरजादा और शफकत सईद जैसे लोग होंगे, तो पाकिस्तान इस तरीके की हरकतों से बाज नहीं आएगा। इसलिए मेरे ख्याल से अब एक समय आ गया है, जैसा 15 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमें भी अब बलूचों के
मानवाधिकार उल्लंघन की आवाज उठानी चाहिए। आज पाकिस्तान के अंदर सिंधी, बलोच, गिलगिट बाल्टिस्तान के बाशिंदे और यहां तक कि पख्तूनख्वा में लोग जो है पाकिस्तान की हुकूमत से परेशान हैं। पंजाब के अंदर भी, दक्षिणी पंजाब में आज सराइकी भाषा के लोग जो हैं आवाज उठा रहे हैं। यहां तक कि अब एक नए आर्मी चीफ का सिलेक्शन हुआ है, अपॉइंटमेंट हुआ है, तो लोग उस पर भी उंगली उठा रहे हैं कि वो कादियानी है। तो पाकिस्तान एक ऐसे जज्बे से गुजर रहा है, एक ऐसे दौर से गुजर रहा है जहां एक छोटी सी माइनॉरिटी को छोड़कर वो हर दूसरे की तरफ उंगली उठा रहा है। और मुझे लगता है कि ये राष्ट्र ज्यादा दिन टिकेगा नहीं। तो पाकिस्तान का इलाज यही है कि इनकी बोलती हमेशा के लिए बंद कर देनी चाहिए। और मेरे ख्याल से अब दुनिया के अन्य राष्ट्र जो है इनकी तरफ उंगली उठा रहे हैं, और धीरे धीरे आप देखिएगा अपने आप डिसइंटीग्रेट होंगे आप लोग। आपकी आवाम, आपके लोग ही आपसे संतुष्ट नहीं है। कर्नल शफकत सईद, आपके लोग ही आपको अलग कर देंगे, समझ जाइए अभी भी। शफकत सईद और फिर जफर इस्लाम जवाब देंगे। ये हमारा जो ताल्लुक का नोयत है वो इस किस्म का है कि हम एक दूसरे को नफरत करते हैं और कुछ भी नहीं समझते। जो बातें आप कर रहे हैं उसी तरह की बातें मैं भी करना चाहता हूं, लेकिन मुझे मेरी अकल इस बात की इजाज़त नहीं देती कि मैं उसी तरीके से इल्ज़ाम तराशें शुरू करूं, ईंट से ईंट बजाना और ये करना और शिकस्त देना और ये करना। ये सारी फजूल बातें हैं। सीधी सी बात है, बरे सगीर सब कॉन्टिनेंट में हिंदुस्तान सबसे बड़ा मुल्क है और हिंदुस्तान जिस करवट बैठता है पूरे बरे सगीर को उस करवट बैठना पड़ता है। अगर हिंदुस्तान इस बरे सगीर में अमन चाहेगा तो इस बरे सगीर में मुकम्मल अमन आएगा, और अगर वो यहाँ पे जंगो जदल चाहेगा तो यहाँ पे मुकम्मल जंगो जदल रहेगा। भारत में कुछ गलत फहमियाँ मौजूद हैं। वो एक तो जहाद को नहीं समझते हैं, दूसरा वो समझते हैं कि पाकिस्तान की फौज पे भारत को बहुत ज़्यादा अददी बरतरी हासिल है, और इस अददी बरतरी का पाकिस्तान ने शुरू से ही एहतमाम करके रखा है कि वो हमारे लिए किसी किस्म के नुकसान का बाइस ना बने। शफकत साहब, जफर इस्लाम साहब बीजेपी के स्पोक्स पर्सन जवाब दे रहे हैं। नहीं शफकत साहब, आपने सही फरमाया, आपकी हैसियत एक चूहे की तरह है, लेकिन आप बार बार शेर बनना चाहते हैं। जो हैसियत आप खुद बता रहे हैं कि आपकी नहीं है। भारत जो है, भारत इस बड़े सगीर की बात करें, बड़े सगीर में भारत की हैसियत शेर की तरह है, लेकिन बार बार आप हमें छेड़ रहे हैं। देखिए, एक वक्त ऐसा आएगा कि हम अपने नेशनल सिक्योरिटी को लेके हमें पूरा अधिकार है, हमें इस बात की ये इजाजत है कि हमें अगर आप पर भी अटैक करना पड़े तो हमें करना पड़ेगा, इसलिए कि नेशनल सिक्योरिटी हमारे लिए प्राइम इंपॉर्टेंस है और पैरामाउंट इंपॉर्टेंस है। और इसलिए जैसे लोगों को आपने शह दे रखा है और अब उन लोगों को आप एक टेरर फैक्ट्री बना के उन लोगों के आपके इशारे पे, आपकी सरकार के इशारे पे वो हिंदुस्तान में डिस्टेबलाइज करने के लिए ऐसे आतंकवादी हमले करवाते हैं। तो आपको मैं आपके द्वारा आपके सरकार को मैं बताना चाहता हूं कि इस तरह की हरकतों से सिर्फ आपको आपको ऐसे अंजाम देखने पड़ेंगे जो आपने अंजाम सोचे भी नहीं होंगे। तारिक पीरजादा, मैं आ रहा हूं, जनरल रशीद कुछ बोलना चाह रहे हैं। तारिक पीरजादा 25 अक्टूबर 2016 क्वेटा में पुलिस एकेडमी पर हमला होता है, 100 से ज्यादा लोग घायल होते हैं, दर्जनों लोग मारे जाते हैं। पेशावर के बादशाह खान यूनिवर्सिटी का टेररिस्ट अटैक आपको याद होगा, वहां 50 से अधिक लोग मर जाते हैं। 20 जनवरी को 18 सितंबर 2015 को पेशावर के एयरपोर्ट पर आपके एयरफोर्स एस्टेब्लिशमेंट पर अटैक होता है, वहां पर दर्जनों लोग मारे जाते हैं। पेशावर के स्कूल की घटना तो किसी को भूली नहीं है, बच्चों के साथ जो कुछ हुआ, 150 के ऊपर लोग मारे गए। इतना कुछ आपके मुल्क में हो रहा है। तारिक पीरजादा, अपना मुल्क संभाल लो ना, क्यों हिंदुस्तान में टांग अड़ाते हो? और अगर टांग अड़ाने का इतना ही शौक है तो खुल के सामने आओ ना। बात काफी लंबी हो गई, मुझे जवाब देने दें। नहीं, एक और बात कहना पड़ेगा तारिक पीरजादा जी। आप अभी कह रहे थे राहिल शरीफ के बारे में। तारिक साहब सुन लीजिए, उसके बाद आप जवाब दें तो बेहतर होगा। आपने कहा राहिल शरीफ के बारे में, राहिल शरीफ जी अभी जो माजी हो गए हैं, आपने कहा कि उन्होंने कहा जिस तरह की धमकी दी। अरे भाई, आपने उनकी पूरी स्पीच सुनी, उन्होंने कहा उस पूरे स्पीच में डर की बात ये आ रही थी कि उन्होंने कहा जारहाना अंदाज हिंदुस्तान का, भारत का जारहाना अंदाज। तो ये तो एहसास हो गया पाकिस्तानियों को और पाकिस्तानी फौज को कि हमारा जारहाना अंदाज जब शुरू हुआ। ये तो बिगनिंग है मिस्टर तारिक पीरजादा, इट्स अ बिगनिंग, यू नो, बिगनिंग एंड्स वेल। तो आप बोलिए, जवाब दीजिए। ये एक बहुत बड़ी नसीहत है तारिक पीरजादा, बोलिए। तरीके से जिस तरह से आप आतंकवादी हमले करवाते हैं और उसको सपोर्ट करते हैं और इस तरह की गलत बयानी से काम लेते हैं, आपको समझने का टाइम है। ठीक है, पीरजादा बोलिए। जी देखें,
राहिल शरीफ साहब ने 3 बातें कही थी उस तकरीर में, मैं वो तीनों दोहरा देता हूं। पहली तो यह है कि मकबूजा कश्मीर में, मुस्लिम मकबूजा कश्मीर में राहिल शरीफ साहब ने मुस्लिम और कश्मीर दोनों चीज आपको बताने की जरूरत थी भारत को। कश्मीर हमारा पार्ट है और मुस्लिम यहाँ आपको नहीं देता। बैठे मुस्लिम है जफर इस्लाम, बैठे मुस्लिम बोल रहे हैं मत करो आप। भारत नहीं आप कौन होते बात करने वाले? तारिक पीरजादा, हु आर यू? हु हैज गिवन यू द अथॉरिटी? यहाँ पर जो है नहीं, व्हाई विल यू टॉक अबाउट मुस्लिम ऑफ इंडिया? नहीं आप बताओ, आपको ये राहिल शरीफ कौन है? तो उसका आखिरी रास्ता नहीं राहिल शरीफ को क्या अधिकार है बात करने के लिए हिंदुस्तानी मुसलमानों के बारे में? कश्मीर के बारे में आपको क्या अधिकार है? कश्मीर तो हम आपका जो हिस्सा आपके पास है उसको हम आपसे गले से उचड़ के वापस लेंगे, ये याद रखना। आपको इंडीमान तक तबाह करेंगी जनरल बख्शी। फोर्सेस आपको तारिक पीरजादा संभाल के पीरजादा मुझे तबाह तो आप होंगे, आपकी हरकतें होंगे, आप आपको तबाह करेंगी। आप देखिए आपका मुल्क कैसा तबाह हो रहा है। आपको बताया था पिछले बार कि आप पाकिस्तानी बाहर निकलेंगे तो आप कहेंगे पाकिस्तानी नहीं है। जफर साहब एक मिनट। तारिक पीरजादा, आप मुझे एक पाकिस्तानी का नाम बताइए जो किसी बड़ी मल्टीनेशनल का मुखिया हो, चीफ हो। और मैं आपको कम से कम दर्जनों ऐसे आतंकियों के नाम गिनाता हूं जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को हेड कर रहे हैं। लेट्स बेट ऑन दिस, लेट्स डिबेट ऑन दिस। आप अपने मुल्क की गरीबी बताइए, मैं अपने मुल्क की गरीबी बताता हूं। आप अपने मुल्क के स्कूल बताइए, मैं अपने मुल्क के स्कूल बताता हूं। जनरल बख्शी, मैं आपसे सीधा पूछता हूं, यह पाकिस्तान की नई स्ट्रेटेजी है क्या कि इंडियन टीवी चैनल्स में जाओ और मुसलमान और कश्मीर स्टोन में बात करो, यहां पर डिस्टर्बेंस पैदा करो इस तरह के एनालिस्ट के जरिए जो तारिक पीरजादा कर रहे हैं? जनरल बख्शी, ये हकीकत है जो बता रहा हूं आपको। मैं अगर ये कश्मीर की ही बात करना चाहते हैं, तारिक पीरजादा साहब सुन लीजिए थोड़ा इत्मीनान से। अगर ये कश्मीर की ही बात करना चाहते हैं तो सुमित, मैं इनको याद दिला दूं कि 4 बार पाकिस्तान की फौज ने जो है फौजी ताकत से कश्मीर छीनने की कोशिश करी है और हर बार मुंह की खानी पड़ी है। 1971 में आधा देश खो गया, उसके बाद पिछले 27 साल इन्होंने प्रॉक्सी वॉर करके, टेररिज्म करके कश्मीर लेने की कोशिश करी है, उसमें भी बिल्कुल नाकामयाब रहे। ये मुझे समझ नहीं आ रहा कि इनको ये कश्मीर के ख्वाब क्यों फिर से आ रहे हैं। क्या आप समझते हैं, डू यू सीरियसली बिलीव कि आप थोड़ी सी चैं करेंगे, 1-2 टेररिस्ट इंसिडेंट करेंगे और भारतवर्ष आपको एक प्लेटर पे कश्मीर दे देगा? Are you nuts? Do you seriously believe that India will give it? आपको लड़ना होगा उसके लिए। और तारिक पीरजादा साहब, ये लड़ाई आपको महंगी पड़ सकती है, जैसे 1971 में आपके मुल्क के 2 टुकड़े हुए थे। आप क्यों अपने ऊपर मुसीबत बना रहे हैं? आप क्यों, कैसे सोच कैसे लिया आपने, सोच कैसे लिया कि आप कश्मीर भारत से ले सकते हैं बगैर लड़े? कश्मीर तो जिंदगी में आपका नहीं होगा पीरजादा साहब, आपकी पुश्ते चली गई, सुनाइए, लिख के रख लीजिए। शौर्य, अपने बच्चों को डराइए जाके रात में। शौर्य भारद्वाज है भूत बन के, वो दूसरी बात है। अरे सुनिए, तारिक पीरजादा, फौज से हम लड़ चुके तारिक पीरजादा, और अगर फौज की तारिक पीरजादा के कर्नल साहब बैठे हैं वहाँ जो फौज के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं। आपको सिर पैर नहीं पता फौज का, जंग का। आप हमें धमकी मत दीजिए। अगर हमको कर्नल साहब धमकी देते हैं तो हम फिर भी उसको थोड़ी सी क्रीडेंस देंगे। आप क्या धमकी दे रहे हैं पीरजादा साहब? आपको सर पैर नहीं मालूम जंग के बारे में, शौर्य भारद्वाज में सीधे आपसे पूछना चाहूंगा। सर पैर नहीं मालूम आपको। शौर्य भारद्वाज, अगर फौजी बात करनी है अपने फौजी भाई को करने दीजिए। इनका इलाज क्या है? बैठा है शौर्य, इनका इलाज क्या है? पाकिस्तान की आवाम से कोई दिक्कत नहीं है, आप ही ने कहा, लेकिन ये आवाम का हिस्सा है तारिक पीरजादा जैसे लोग। आपको याद नहीं? शौर्य, sir, what Honorable Bakshi sir said, the most important thing, सर वही बात फिर से रिपीट करूंगा, संभल नहीं रही है घास और मांग रहे हैं चमनप्रास। पहला, सर 4 बार मुंह की खा चुके हैं। ये अपनी फौज का प्रोफेशनलिज्म जो इनने कहा कि मुझे नहीं मालूम, या सर वो छोड़िए, मैं एक सामान्य भारतीय के तौर पर एक बात करता हूं। पीरजादा साहब, पहली बात तो ये, थोड़ा सा आप अपना इतिहास पढ़ के आए, शायद आपको अगर ध्यान ना हो तो 3 बातें आपको याद दिलाता हूं। पहला,
बलूचिस्तान में साहब आपने क्या किया, वो दुनिया यूनाइटेड नेशन तक बात जा चुकी है। और जितने आप जिनकी दम पर उड़ रहे थे, अब ट्रंप आ गए हैं, आप क्या कर लेंगे। दूसरी चीज, चाइना जिसकी आप बात कर रहे थे, वो भारत से नहीं लड़ सकता, उनकी इकोनॉमी क्रैश हो जाएगी, कमर तोड़ के रख देंगे। तीसरा मुद्दा साहब 97,922, ये पूरी दुनिया के इतिहास में सबसे बड़ा सरेंडर था। शिमला, आगरा, लाहौर सबमिट की आप कोई इज्जत करते नहीं है। हाँ, आपके बाजू में जो फौजी साहब बैठे हैं, कर्नल साहब बैठे हैं, वो अगर बात करते हैं इस मैटर पर तो सर सुनना भी आता है। आप साहब कोशिश करें साहब, थोड़ा सा गुस्से को शांत रखें साहब, अच्छा नहीं है। सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, उसके बाद आपको समझ में अगर नहीं आ रहा है तो ये आप उकसाइए मत। देखिए, और आपने जो मुसलमानों की बात की साहब, ऐसा है आपने पूरी दुनिया में मुस्लिमों को बदनाम करने का काम आपने किया है। भारत का मुसलमान बहुत बड़ा देशभक्त था, है, और प्रूव करने की जरूरत नहीं है। हमारे इधर अब्दुल कलाम साहब होते हैं, हमारे इधर अब्दुल हमीद जैसे सिपाही होते हैं, अशफाकुल्ला खान जैसे क्रांतिकारी होते हैं। आपके लिए बताने के लिए भी कुछ नहीं है। रही बात बलूचिस्तान की, आप वो संभालें। ईस्टर्न पाकिस्तान आपसे संभला नहीं है साहब। आपने कलाम साहब का नाम लिया, आपने हामिद साहब का नाम लिया। कर्नल शफकत सईद, मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए ईमानदारी से। कर्नल साहब, कितने हिंदू हैं आपके यहाँ? आपकी पॉपुलेशन का कितना परसेंटेज? सर हिंदू है, छोड़े, इनसे पूछे बलूच रेजिमेंट में बलूचीज कितने हैं? लेस देन 3-4%, लेस देन 2%। और हमारे यहाँ मुस्लिम कितने? ऑलमोस्ट 21%। ठीक है, ये है आलम, ये है आलम। आपके यहाँ हिंदुओं को आप अपने हमारे मुसलमानों की चिंता करते हैं, हम हमारे हिंदुओं की चिंता नहीं करें क्या? जिनको मार मार के आप कन्वर्ट कर रहे हैं, जबरन भाग भाग के हिंदुस्तान चले आ रहे हैं। आप लोगों ने इतनी एट्रोसिटीज कर दी है वहां पे। एक वाक्य हुआ है, एक वाक्य सुने, एक वाक्य हुआ है, उसके ऊपर लॉ मेकिंग हो रही है। ना 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 ना, जब आपका मुल्क बना था तब कितनी पॉपुलेशन थी हिंदुओं की? कभी 1947-40 बताइए, कितनी पॉपुलेशन थी? कितनी पॉपुलेशन थी? को कोई तकलीफ नहीं। पिछले 70 सालों का इतिहास देखिए। आप अपनी माइनॉरिटी बड़ी पिंगे मत लपेटे। जो मुसलमानों की हालत जनरल साहब हिंदुस्तान में और बिलखसूस कश्मीर में सारी दुनिया को मालूम है। हाँ, सारे केसेस हैं आपको कश्मीर की बात हम कर रहे हैं साहब। अभी सिंध असेंबली में रेजोल्यूशन पास किया बच्चों को मारा था। पाकिस्तान में हिंदू की क्या सिचुएशन है? देखिए शफकत साहब, 47 से हिंदू वहां से भाग के आ रहे हैं। रिंकल कुमारी का केस आपको मालूम है, आपकी सुप्रीम कोर्ट तक गया, आपके चीफ जस्टिस ने उसके लिए कुछ नहीं किया, उसको मियां मिट्ठू के लोगों ने अगवा कर लिया। आज भी मियां मिट्ठू लोगों को अगवा कर रहा है। सिंध असेंबली ने रेजोल्यूशन पास किया, पर आपकी जमात इस्लामी और जेयूआई क्या कह रही है? वो कह रही है ये रेजोल्यूशन मजहबी तालीम पे एक्सेप्टेबल नहीं है। पौने घंटे में कत्ल करवाया था। आपको अपने गिरबान में झांकने की जरूरत है कर्नल साहब। मैं झांक रहा हूं। इसके पहले कि आप हिंदुस्तान की तरफ देखें। मॉडर्न मुल्क जो है जनाब, कोई मंदिर नहीं गिराया, एक मॉडर्न मुल्क जो है, मंदिर बचे ही कहाँ वहाँ पे? वो अपनी मंदिर बचे ही नहीं है वहाँ पे। लोगों ने घरों में मूर्तियां रखी है, जो थोड़े बहुत हिंदू बचे। 1947 से हिंदुओं की वहाँ पे आबादी 15%, हिंदू बलवाई जनरल बख्शी वहाँ से घटकर आपने 2% पे ले आए हैं, और आप हमको पाठ सिखा रहे हैं। ये पीरजादा साहब हमको बता रहे थे कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मुसलमान आप अरे क्यों चले गए में जाके मेरे गांव में मैं और एक दो अरे क्यों चले गए कर्नल साहब, बताइए ना। क्यों हिंदू वहां से चले गए सारे के सारे? क्यों हिंदू भाग भाग के हिंदुस्तान आ रहे हैं? क्यों जा रहे हैं बताइए? क्यों आपके हिंदू की पॉपुलेशन लगातार कम हो रही है? क्योंकि आप वहां पर जाति कर रहे हैं। तरफ झांक के देखा अपने गिरबान में झांकिए। आपका रिकॉर्ड क्या है माइनॉरिटीज के बारे में? आपके सियाओं का क्या हाल है? आपका ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कहता है कहाँ गए? राष्ट्रपति उन्होंने भी बच्चे पैदा नहीं किए। आपने और तो और कादियानी इसको नॉन डिक्लेयर कर दिया। आप आज अपने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को कह रहे हैं, उससे पहले आपके पाकिस्तान ने जो एक नोबेल लॉरिएट प्रोड्यूस किया है, उसके अवशेष आज तक आपके देश में वापस नहीं आ सकते। उसकी कब्र बाहर है पाकिस्तान की, क्योंकि आपके लोग उसको आने नहीं दे रहे। कादियानियों की कब्रें उखाड़ी जा रही हैं। आप बोल रहे हैं कि आपके यहाँ रिलीजियस इंटॉलरेंस नहीं है। उखाड़ी जा रही, ड्रामा मत बताइए। आपके अगर झूठ बोलने पे सींग रंगते आप 12 सींगे होते।
अरे आप बताइए, आपको सलाम क्या उनको नोबेल प्राइज मिला था, क्या उनकी बॉडी वापस आ सकी? बाजवा साहब के बारे में इल्जाम नहीं लग रहा है कि उनकी कादियानी हिस्सेदारी है। आप बताइए, आपके माइनॉरिटीज की बात कर रहे हैं, आपको मुंह की खानी पड़ रही है। कर्नल शफकत सईद, कर्नल साहब, आप पर्सनालिटी डेवलपमेंट पढ़ाते हैं कि झूठ पढ़ाते हैं बच्चों को? पाकिस्तान में ना आप ये बताइए कि आपके जनरल बाजवा साहब के खिलाफ क्या बोला जा रहा है, कि वो कादियानी है? बिस्तरा गोल कर दिया गया है। बोलिए तो सही, क्या बोला जा रहा है? नहीं बोलेंगे ना, सच्चाई बोलने की हिम्मत कहाँ है? करेंगे पाकिस्तान। अरे आपके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के खिलाफ एलिगेशन है। शफकत साहब, आप लोगों से नहीं संभलेगा। शफकत साहब, ये बताइए हिंदुस्तानी मुसलमानों के बारे में आपको सोचने का क्या फर्ज है, क्या अधिकार है? आप कौन है? और मुझे एक बात और, मुसलमानों के क्या है? एक और बात कहना चाहूंगा। आपसे अधिक मुसलमान मेरे मुल्क में रहते हैं और ज्यादा बेहतर स्थिति में रहते हैं, और यहाँ पे प्रेसिडेंट भी बनता है। सुमित भाई, शफकत साहब, मैं एक बात बताता हूँ, सुनिए। मुसलमान, हम सुनिए एक बात कहता हूँ। हम यहाँ के जो मुसलमान हैं अपने दादा परदादा माँ बाप को दुआएं देते हैं इसलिए, और शुक्रगुजार उनका कि वो लोग पाकिस्तान नहीं गए थे। क्यों? पाकिस्तान में आपकी हैसियत और आपके जो वहाँ के अवाम की हैसियत जो देखता हूँ तो लगता है बार बार ये कहना अच्छा होता है, ये मुल्क में जो हम लोगों का, हमारे परदादाओं का जो डिसीजन था सही था। आप हमारे तरफ बिल्कुल ना हमारी फिक्र छोड़ दे, आप अपने मुल्क के बारे में फिक्र करें, जहाँ पर दहशत का मुल्क है, जहाँ टेररिज्म की फैक्ट्री है, उसके बारे में फिक्र करें। बिलबिला रहे नहीं, आपको फिक्र करना है वहाँ पर, जहाँ पर यहाँ की फिक्र मत कीजिए। यहाँ की फिक्र आपको करने का कोई अधिकार ही नहीं है। किस हैसियत से करें मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। आपकी जो हैसियत, वैसे तो कोई भी हैसियत नहीं पाकिस्तान में भी आपकी, लेकिन अगर कुछ फिक्र करना चाहते हैं तो अपनी अवाम की कीजिए। वो लोग जो सरेआम घूम रहे हैं दहशत गर्दी के इतने सारे इल्जामात के बाद भी घूम रहे हैं वहाँ, उनको पकड़िए और उनको हिंदुस्तान के हवाले कीजिए, तब हम आपको समझेंगे कि एक अच्छे इंसान है। अभी तो आपको मैं अच्छा इंसान मानता ही नहीं हूँ। साहब, आप किनसे बात कर रहे हैं? इनको इनसे निपटने के लिए, ओसामा बिन लादेन को निपटाने के लिए जिसको ये पाल रहे थे, पाकिस्तान के अंदर घुसना पड़ता है। अमेरिका घुस के मार के आता है। इनको कानों कान खबर नहीं थी। ये इनकी इंटेलिजेंस है, ये इनकी एजेंसी है। इनके यहाँ हिंदुस्तान के फौजी जाते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक करके आ जाते हैं। ये सब खर्राटे मार के सो रहे थे। ये मुल्क है इनका, न इंटेलिजेंस है न तैयारी है, सिर्फ पीठ पे हमला करना जानते हैं। $30 खाए समित इन्होंने अमेरिका के। शौर्य भारद्वाज 31 अरब साहब, एक मिनट खाए और 6 साल पाल के रखा ओसामा बिन लादेन को। 850 मीटर दूर मसूद अजहर, हाफिज सईद, दाऊद इब्राहिम, सैयद सलाउद्दीन, सब इनके पास है। सबको सांप पिला रहे हैं, सबको दूध पिला रहे हैं इन सांपों को। इंडिया मीडिया में एग्जिस्ट करते हैं, पाकिस्तान में उनकी कोई औकात नहीं है। आपकी मीडिया पे अगर औकात नहीं है तो मार डालिए ना, तो मार नहीं सकते तो पकड़ के दे दीजिए, हमारे सपुर्द कर दीजिए। अरे मुल्ला मंसूर कहाँ मारा गया? आपके यहाँ। मुल्ला उमर कहाँ था? आपके यहाँ। ओसामा बिन लादेन कहाँ मारा गया? आपके यहाँ। ऐमन अल जवाहिरी आज कहाँ है? आपके यहाँ। सारे दुनिया के आपकी सेना की क्या हैसियत है? अमेरिका जब चाहे ड्रोन अटैक करता, 500 से ज्यादा ड्रोन अटैक हो चुके हैं। अफगानिस्तान आपके यहाँ अटैक करता, आपके यहाँ लोग मारे जाते हैं, आपके सैनिकों को, और फिर आप ये बोल रहे हैं कि आप हम पे वो कश्मीर छीनेंगे। मतलब कुछ आप अपनी रियलिटी के साथ तो कुछ। तारिक पीरजादा, फिर उसका शौर्य भारद्वाज, तारिक पीरजादा, इन शौर्य भारद्वाज, तारिक पीरजादा। आप हमें प्लेट में रख कर देंगे, ये बात याद रखें। अरे छोड़िए शफकत साहब, जाके घर जाके कबाब खाइएगा आप, वही आप कर सकते हैं। इसके अलावा बकबक करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं आप। सर तारिक पीरजादा पंजाबी में साढ़े तो ना बच्चे बड़ी गल्ला करते ने। वो एक बहुत छोटी सी बात मैं तुहानू दसना चाहता हाँ। बच्चे बोलते ना सर हमारे इधर लोकल ट्रेन में ना सीट नहीं देता कोई सर। हमारे इधर जो गधे भी है ना बेवकूफ, वो सर जगह नहीं देते बैठने की। यार आप तो मजाक मजाक में कश्मीर मांग बैठे। सर का ताज है हिंदुस्तान का, ये तो आप भूल जाएं। और देखिए ऐसा है साहब, सपने देखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन लाइव चैनल पर लाइट आपके चेहरे पे रखी हुई है सर। लाइट के साथ साथ आप सपने ना देखें। बहुत अच्छा कर्नल साहब, आपको मैं ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा साहब, थोड़ा पीरजादा साहब को जो उन्होंने पहले भी बोला था। साहब आप तो अपने फौजियों की लाशें एक्सेप्ट नहीं करते हैं साहब। बिल्कुल, ये ताज आपके सर पे जल सर, आप फौजियों की लाशें एक्सेप्ट बोल रहे हैं ना, फौज इनका कॉन्स्टिट्यूशन सिखा रहा है कि मजहब सिखा रहा है कि अपने लोगों की बॉडी कारगिल में आपने फौजियों की लाशें एक्सेप्ट नहीं की आपके सोल्जर्स की, एंड देन यू टॉक अबाउट द प्रोफेशनलिज्म ऑफ योर आर्मी।
Sir, this does not suit to someone of your stature. And do not preach us, do not teach us. सर पूरी दुनिया को पता है। रही बात सर्जिकल, आपको पता है सर 250 किलोमीटर अंदर तो ड्रोन्स गए थे हमारे सर्जिकल स्ट्राइक में। सर आपके लिए सिर्फ इतना ले 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 ये सब जो है ना सपने वाली बात है, सपने में रखें साहब। और आप जो बोल रहे प्लेट में रख के देंगे, प्लेट की छोड़ो साहब, अपना संभाल लो पहले। बलूचिस्तान की एक छोटी सी बात मुझे इसका जवाब दे दीजिए साहब। आपका सबसे बड़ा पीरजादा साहब जवाब दीजिए। सर सुनिए पहले साहब, सबसे बड़ा शफकत सईद है पेशेंट। शौर्य भारद्वाज तारिक पीरजादा से पूछ रहे हैं। आप अपना अफगानिस्तान तालिबान का मैटर सॉल्व नहीं कर पा रहे सर। कहां लड़ोगे सर हिंदुस्तान से साहब? कितनी बार आपको पता नहीं समझ, शौक है आपको हारने का, ये आदत सी पड़ गई है। हारने की बात नहीं, समझिए, इस बात को लेकर है, बगैर से मत कीजिए कम से कम। और इनको इनकी मुल्क की आवाम पिटते हुए देखकर भी कुछ नहीं बोलती है। पीरजादा साहब आप तो सिविलियन है, आप तो डिफेंस से आते नहीं है। अरे आप क्यों नहीं समझाते हैं कि आप भी इनकी तरह हो गए, फौजियों की तरह हर चीज में करप्ट हो जाना, थॉट्स में, डीड्स में। मैं आपको जरा एक समझाना चाहता हूं बातें दो तीन, जरा अब बात करने दीजिएगा। डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स, दिफा और उमूर खारजा मेरा मौजू है और पिछले 40 साल से ये मेरा मौजू है और लोग इसी वजह से मुझे टेलीविजनों पे बुलाते हैं और बात भी सुनते हैं। मैं आपकी पूरी फौजी कुव्वत की एक एक तफसील से वाकिफ हूं और अपनी भी तफसील से वाकिफ। अरे तो थोड़ा अपने आर्मी को समझा दीजिए। आपके राहिल शरीफ तो डर रहे थे जब पहले समझ लेते ना सर किससे लड़ रहे हैं। आर्मी को बता दीजिए, अगर इतनी आपको नॉलेज है हमारे आर्मी के बारे में बता दीजिए। न्यूज चैनल है सर, थोड़ा सा गलत फहमी हुई, कॉमेडी चैनल नहीं है सर, पता लगे न्यूज चैनल। स्पीक ऑन द फैक्ट्स। अपनी जरा जुबान को रोकें और दिमाग को महफूज रखें थोड़ी देर के लिए, बात करने दें मुझे। देखें बात यह है, मैं आपको मशवरा देता हूं और ये बात मैंने बख्शी जी को बहुत दफा मशवरा भी दिया है कि हर वो दिन जो कश्मीर के हल के बगैर गुजरता है, कश्मीर की सूरत हाल को जंग से नजदीक तर कर देता है। अगर आपको ये फिक्रा याद नहीं है, इसको रिकॉर्ड कर लें। तारिक पीरजादा आप कितना भी कश्मीर का नाम ले लें साहब, मुशायरा बाद में साहब, इसका आप कितना भी कश्मीर का नाम ले लें, ये तय मान के चलिए। आप सर ये कश्मीर वाला तो भूल जाइए सर। कश्मीर तो मिलने से रहा। 26 अक्टूबर 1947 में लिख चुका है। जरा सच्चाई से वाकिफ होइए। उस पे आप चर्चा ना करें, बहुत अच्छा है। हमारा आपके देश में रहकर कहते हैं, सिरिल अल्मीडा जैसे जर्नलिस्ट उनको आप बैन कर देते हैं। आपके मुल्क के पार्लियामेंटेरियन हैं राणा मोहम्मद अफजल, रूलिंग पार्टी के हैं, क्या कहते हैं वो कि हाफिज सईद को क्यों पाल रखा है, क्या वो अंडे देता है? ये उन्होंने नेशनल असेंबली में बोला, पार्लियामेंट में बोला। आपके फॉर्मर एम्बेसडर हुसैन हक्कानी साहब बोल रहे हैं कि आप आतंकवादियों को पाल रहे हैं, जो आपके अमेरिका में एम्बेसडर थे तो सारी दुनिया में बोल रहे हैं कि आपने आतंकवादी पाल रखे हैं, सेना आपकी पालती रहती है, उसामा बिन लादेन से लेके अयमन अल जवाहिरी तक। तो आप लोग अगर अमनो चैन की बात करते हैं तो हमने तो बहुत कोशिशें की, हम लाहौर भी गए। अकेला है आप लोग सबसे। एक बात बताइए तारिक पीरजादा, अपने आलोक बंसल ने अच्छी बात की, इस बात का जवाब है आपके पास? बलूचिस्तान का बीते 70 सालों में एक एग्जाम्पल दीजिए जब पीस इनिशिएटिव आपकी तरफ से हुआ हो। एक एग्जाम्पल दीजिए 70 सालों में, एक एग्जाम्पल। सिर्फ पीठ पे छुरा भोका। हम बातचीत करने आते हैं या बुलाते हैं, आप करगिल कर देते हैं, पार्लियामेंट अटैक कर देते हैं, आप उरी कर देते हैं। यही आपको आता है, सिर्फ दोगलापन, दोहरा रवैया, डबल स्टैंडर्ड्स। ये क्या तरीका है बात करने का? हमारे प्राइम मिनिस्टर लाहौर लेके गए, बस तो आपने कारगिल कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी जी आपके यहाँ गए, कल भी हमारे एम्बेसडर ने कहा है आपके बर्थडे पे, आपकी शादी में, और आपने क्या किया? हमारे विदेश मंत्रालय ने अभी कहा 1 घंटे पहले कि आतंकवाद बंद करिए, बातचीत शुरू करते हैं, बंद करिए क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, अभी बातचीत शुरू करते हैं। एश्योरेंस दे सकते हैं आप देखिए, आप छोड़ेंगे नहीं की बात करते हैं तो क्या छोड़ेंगे आप? सिर्फ यही छोड़ेंगे, हम आपको सस्ते बच्चे इनको बरगला के यहाँ भेज देते हैं। न्यूक्लियर छोड़ेंगे। शौर्य भारद्वाज, तारिक साहब, तीन चीज को आपको छोड़ना पड़ेगा। सुन लीजिए अरे जफर साहब बोलिए। 3 चीज का ध्यान रखिए। देखिए, कश्मीर के बारे में बात करना छोड़ दीजिए,
हिंदुस्तानी मुसलमानों के बारे में बात करना छोड़ दीजिए, और तीसरी बात आतंकवादी हरकतें छोड़ दीजिए। उसके बाद ही आपका मुल्क बचेगा। अगर तीनों चीज नहीं छोड़ा तो आपका मुल्क समझ लीजिए कि टुकड़ों में बढ़ जाएगा। के पास नौकरी है, बाकी कुत्ते की जैसी जिंदगी गुजार रहे हैं आपके मुल्क में। आप क्या क्या हो रहा है? आप क्या क्या हो रहा है? अरे तारिक पीरजादा, शौर्य भारद्वाज, थोड़ा लिहाज से सर, शौर्य बोलिए। तफसील बताएगा शिबू जी कि मुसलमानों की हालत क्या है। ये जबरुल इस्लाम जैसे अरे आप पाकिस्तान मुसलमानों के बारे में बात छोटी सी बात है सर, उनकी हालत मैंने देखी है सर। हमारे इधर आज आप एक इंसिडेंट बता रहे हैं, हमारे इधर आपकी किसी इंटरनल अफेयर्स में हम लोगों की इधर से कोई बात नहीं करता है। शिबू जी बोलिए, आप बोलिए। शिबू जी आपकी आवाज आ रही है। शौर्य आप बोलिए। सर पहली बात तो ये है कि इनसे खुद का नहीं संभल रहा है। बहुत 2-3 बेसिक से क्वेश्चन है। इनका जो बलूचिस्तान है सर, 13 मिलियन लोगों में से लाखों तो इन लोगों ने उसका कत्लेआम कर रखा है, पहली चीज। दूसरा, सबसे बड़ा प्रोविंस है इनका, उसके बाद भी सबसे कम डेवलप्ड है। इनके पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं, इन लोग उसको तो कर नहीं पा रहे हैं। अब आते हैं कश्मीर की। कश्मीर की बात मत कीजिए। 26 अक्टूबर 1947 को हमारे लिए लिख चुका है, और ये आप जरा चेक कर लीजिए अपने फैक्ट्स साहब। दूसरी बात, आप प्रोफेशनलिज्म, आप आर्मी की तरफ से बात ना करें। आर्मी पहले भी बोला था 97,000 से ज्यादा लोग सरेंडर करवा चुकी है हमारी फौज। आपके 71 में आपका हाल ये है कि एक दहशतगर्द हमला करता है ये या कोई और हमला करता है, 4 दिन लगते हैं आपको उसको खत्म करने में। आप क्या करते हैं? आप क्या करते हैं? 3 दिन आप क्या करते हैं? बस रही है। आप एक बोगस आर्म फोर्स। तारिक पीरजादा, ये हिंदुस्तान आपका पड़ोसी है, इसको आप एहसान लीजिए। आप एक्सेप्ट कर रहे हो, आप करवा रहे हो। 4 दिन लगता है सर, वो हमारा इंटरनल मैटर है। एंड डू नॉट टीच अस हाउ आवर इंडियन आर्म्ड फोर्सेस शुड डील विद दीस टेररिस्ट। और शौर्य, इनको ये बताने की जरूरत नहीं है कि जब हम 2 दिन 3 दिन लेते हैं तो जिंदा पकड़ते हैं। हमारे अजमल कसाब जिंदा है, बहादुर अली जिंदा है, एहसान जिंदा है। कम से कम 5 पाकिस्तानी इस वक्त जिंदा हिंदुस्तान के कब्जे में है। ये तो एरियल बॉम्बिंग करते हैं, ये एरियल बॉम्बिंग करते हैं, ये आर्टिलरी फायरिंग करते हैं। आपने स्वात वैली से 35 लाख लोग डिस्प्लेस किए थे। आपने वजीरिस्तान से 10 लाख लोग डिस्प्लेस किए हैं। तो आपकी तो आर्मी को तो अपने लोगों से कैसे डील करना है वो आता ही नहीं है। आप एरियल बॉम्बिंग करते हैं, आर्टिलरी फायरिंग करते हैं, ऐसे कोई अपने आदमियों से डील करता है? हम अपने कोलैटरल डैमेज को मिनिमाइज करते हैं। हमने किसी भी निरपराध को नहीं मारा, हमने हर आदमी को बचाया। औरतें बच्चे जो थे सब बच्चे जिंदा है वहां से। और तो और सबसे बड़ी बात है कि हमने पाकिस्तान को 70 सालों से झेला, लेकिन अब नहीं झेलेंगे। तय मान लीजिए तारिक पीरजादा और शफकत सईद। वक्त की कमी है, लेकिन मैं बात साफ कर दे रहा हूं जाते जाते। अब अगर पाकिस्तान नहीं बदलता है तो अब वो सरकार नहीं है, अब वो देश का माहौल नहीं है कि इस पाकिस्तान को, इस पाकिस्तान के लोगों को और झेला जाए। अब वक्त है आपके एसएमएस और ट्विटर पोल के नतीजों को दिखाने का। हमने आज आपसे पूछा था, देश मांगे बदला, जो डिबेट हमने किया, कि क्या पाकिस्तान के साथ जंग ही एकमात्र रास्ता बचा है। हजारों की संख्या में मैसेज मिले। 98%, 98% लोग हाँ में जवाब देते हैं कि अब एकमात्र रास्ता जंग बचा है। ट्विटर पोल के नतीजे भी आपके सामने है, ट्रांसपेरेंट पोल। 96% लोग वहां पर कहते हैं ट्विटर पर कि अब जंग ही एकमात्र रास्ता है पाकिस्तान से निपटने का। यानी बहुत बड़ा दर्शक वर्ग न्यूज 18 इंडिया का इस बात पर एक मत है, एक राय है कि पाकिस्तान को अब लड़ाई के अलावा कोई और भाषा समझ में नहीं आएगी। इसी नोट पर हम तो पूछेंगे में मेरे साथ आज इतना